हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट बायोलॉजी, राइट। तो आज हम ल्यूसेंट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ल्यूसेंट बुक से, राइट। एंड विल फॉलो दिस बुक ओनली फॉर योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, any exam which include journal science biology. Okay, right. So let's start with the class. I'm your biology educator Sonia Nain, and welcome to the class. So first here we have introduction of biology, right? What do we understand from this term biology? Biology is the science of living things, right? This is the science of living things. Bio means living and logy means study. So study of living things is known as biology. आपको बस इतना याद रखना है. Then the word biology is derived from this Greek word bios. अब ओरिजिन याद रखना है आपको कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है. ओके तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश मिलेगी, लैटिन मिलेगी, ग्रीक मिलेगी. तो आपको सिलेक्ट करना है दैट दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. नाउ बायोस मीन्स लाइफ. बायोस का मीनिंग ही लाइफ होता है एंड लोगोज का मीनिंग होता है स्टडी. सो बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन, रैट्स, फ्लाइज, all other living things, worms, frogs, right? So इनकी स्टडी को वी से बायोलॉजी. प्लांट्स, है ना. So the term biology was first coined by Lamarck and Treviranus in 1801. इन दो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, लमार्क का और ट्रीविरेनस का, राइट. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1801 में ये बायोलॉजी टर्म दी थी, राइट. Now, due to the creditable work, Aristotle is known as the father of biology. अब इन्होंने टर्म जरूर दी थी लेकिन ये फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं है. फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा दैट हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन यू हैव टू आंसर एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजिस्ट डिवाइड इट इनटू टू मेजर ब्रांच, राइट. अब बायोलॉजी को हम दो मेजर ब्रांच में डिवाइड करते हैं. नंबर एक बोटनी एंड नंबर दो जूलॉजी, राइट. अब जो बोटनी होता है दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स. उसमें प्लांट्स की स्टडी होती है. ओके अब जहां भी आपको प्लांट से रिलेटेड कुछ मिले दैट मीन्स दैट इज बोटनी, राइट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी. इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, राइट. लॉजी स्टडी, फाइटो ग्रीन जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी. थियोप्रास्टस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बोटनी. अब आपको फादर्स याद रखने हैं. आपको बायोलॉजी का फादर याद हो गया, दैट इज एरिस्टोटल. देन हमने बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया. नंबर वन बोटनी, नंबर टू जूलॉजी. बोटनी का फादर इज थियोप्रास्टस एंड जूलॉजी का फादर इज अगेन द सेम, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल. एंड जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं. ओके So botany is the study of plants, zoology is the study of animals, and Aristotle is known as the father of zoology as well as founder of embryology. अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी जूलॉजी की एक ब्रांच होती है. मतलब जब जूलॉजी डिटेल में पढ़ते हैं ना वहाँ पे हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं. एम्ब्रियो मतलब कि छोटी स्टेज हमारी, जैसे हम जब मदर की यूट्रस में होते हैं, वूम में होते हैं, गर्भ में होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ ये टर्म यूज करते हैं हम एम्ब्रियो, राइट. जो मदर के जो यूट्रस में जो बेबी होता है दैट इज एम्ब्रियो, राइट. अब एम्ब्रियो की स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी. फर्स्ट टाइम ये भी एरिस्टोटल ने ही बताया था. तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. ओके देन व्हाट डज लाइफ मीन? अब हम बोल तो रहे हैं कि वी आर स्टडिंग लाइफ, वी आर स्टडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजी, लेकिन होती क्या है लाइफ फॉर्म्स, राइट. ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? दिस वी हैव टू सी. ये तो बहुत सिंपल है, हमने बहुत 5th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं. द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस वी एवर हैव. लिविंग बींग्स आर कोल्ड ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, राइट, नो मैटर व्हाट, प्लांट, ह्यूमन, फ्लाइज, डॉग्स, ऑल द लिविंग बींग्स, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, राइट. इनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. इवन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ऑल्सो लिविंग और बैक्टीरिया को भी हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, राइट. नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग मैटर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन दिस नाइट्रोजन, राइट. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन थिंग। सेकंड, जितने भी नॉन लिविंग मैटर हैं सारे कुछ बेसिक कॉमन एलिमेंट्स से बने हैं, और दोज कॉमन एलिमेंट्स आर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। सारे ही लिविंग बींग्स में ये एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे आपको एलिमेंट्स के, और आपको वहां से सिलेक्ट करना होगा कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो लिविंग में भी मिलते हैं, नॉन लिविंग में भी मिलते हैं। तो आपको यही वाले एलिमेंट्स सिलेक्ट करने होंगे, चार। राइट, आई एम राइटिंग डाउन हियर कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट, ये तो मेन होते हैं या राइट, ये मेन हमारी जो बॉडी बनी होती है मेनली इन्हीं एलिमेंट्स से बनी होती है। तो आपको ये चार एलिमेंट्स याद रखने हैं। ओके, राइट। Still living organisms are different from non-living on the basis of some fundamental character। अब living और non-living का difference समझो, फिर भी living और non-living different कैसे हैं। राइट, तो जो लिविंग बींग होते हैं दे एक्ट एज अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर केपेबल टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नॉन लिविंग के केस में कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होती। लाइफ प्रोसेस क्या होती है अब आप पूछोगे। लाइफ प्रोसेस बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। नंबर वन अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे ब्रीदिंग। राइट, ब्रीदिंग करते हैं ना हम, सांस लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई देखा है आपने जो लिविंग हो और सांस ना ले। राइट, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक डू ब्रीदिंग। राइट, तो ये जो ब्रीदिंग होती है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीद नहीं करते। राइट, सांस नहीं लेते। ये एक लाइफ प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज अ लाइफ प्रोसेस। फिर डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, वो भी हम करते हैं लिविंग थिंग्स। और क्या है, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, खाना खाने के बाद, खाने को पचाने के बाद बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने की प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। राइट, तो ऐसे बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जिनसे हमारी बॉडी वर्क करती है, जिनसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो वो लाइफ प्रोसेस सिर्फ ओनली एंड ओनली लिविंग लिविंग थिंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होगी। राइट, so this is one difference. So they are called organisms. Atomic and molecular level of organization are found in both living and non living। देखो अब जो जितना भी जैसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। राइट, हमने 8th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किससे बने, एटम से बने हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड्स, सो ऑन, ऐसे बना है ना बल्क मटेरियल, ऐसे ही बना है। सेम जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन लिविंग मैटर में भी होते हैं और लिविंग में भी होते हैं। राइट, तो लिविंग में भी होंगे, नॉन लिविंग में भी होंगे। इतना समझ आ गया। राइट, लेकिन अब जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के केस में क्या होगा, ये कैसे अरेंज होंगे, प्रोटोप्लाज्मिक होंगे, सेलुलर होंगे, टिश्यू होंगे, ऑर्गन होंगे, ऑर्गन सिस्टम होगा। तो लिविंग जो मटेरियल होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सबके अंदर सेल मिलेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। राइट, अब ये कोई पहली बार बिल्कुल बायोलॉजी पढ़ रहा है, बहुत ही वीक बायोलॉजी है। राइट, तो उस उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना कि पहले तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी है। राइट, हमारी बॉडी में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड these cells are huge in number। ओके, तो सेल्स से बनी है, अब वो बहुत सारे सेल्स ना एक ग्रुप बना लेंगे। राइट, एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को बोलेंगे टिश्यू। राइट, ग्रुप को बोलेंगे, सेम तरह के सेल्स है ना वो ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जिनका काम सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, वो एक ग्रुप बना लेंगे और उसको बोलेंगे टिश्यू। और टिश्यू भी एक साथ ग्रुप बना लेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्गन। मैं एग्जांपल दूंगी आपको हमारी बॉडी की हेल्प से। ऑर्गन और ऑर्गन एक साथ इकट्ठे होके क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। राइट, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करेंगे, एक साथ फंक्शन करेंगे, उसको हम बोल देंगे सिस्टम। राइट, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। राइट, अगर मैं एक आपको बहुत फेमस बताऊं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें सेल्स होते हैं, हमारे लंग्स होती हैं, ट्रेकिया होता है। राइट, देन बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। राइट, तो ये एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन इनका क्या काम क्या है, ब्रीदिंग में है इनका रोल।
तो ऐसे हर एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम मिलेगा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हमारा हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड पंपिंग आती है, सारी चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है। अब एक सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी होती है। एक सिस्टम है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है। इनके फंक्शंस डिफरेंट है, इनके ऑर्गन भी डिफरेंट है, राइट। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड ऑल आर द वाइटल ऑर्गन्स। जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गन है, ये लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। ओके, राइट। और इनके थ्रू ही क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। सिंपल, आ गया समझ। तो ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लिविंग बीइंग की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, देन यू हैव टू आंसर कि बॉडी सेल से बनी होती है, फिर सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, right. Now, presence of protoplasm is the most important characteristic feature of living organism. Living organism की सबसे important feature क्या है, प्रोटोप्लाज्म होती है उनमें। प्रोटोप्लाज्म पूछोगे आप, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म में जो हमारे सेल्स होते हैं, मैंने बताया कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है। तो लेट्स से ये सेल है एक, राइट, ये एक सेल है। अब इस सेल में ना एक बहुत ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, राइट, जेली लाइक, पूरे सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, ये ऐसे, राइट, फ्लूइड लाइक। तो इसको ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। इसको बोलते हैं सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो जेल भरा होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ सी, अब क्या लिखते हैं ये कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल में जो फ्लूइड होते हैं ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। इवन जितने भी फंक्शंस हैं सेल ही परफॉर्म करते हैं, और सेल में ये फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है, राइट। सो इट इज द साइट ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सारी इस फ्लूइड के अंदर ही होती हैं। तो this is vital. Okay, right. Now the scientist Huxley called it physical basis of life. अब जो ये प्रोटोप्लाज्म था ना, तो हग्जले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये तो भाई अगर सारे ही फंक्शन इस पे परफॉर्म होंगे, सारे ही फंक्शन इस जेली लाइक फ्लूइड पे परफॉर्म होंगे, सेल में परफॉर्म होंगे, तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का, जिसकी वजह से लाइफ है हमारी, है ना। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन 1863, हग्जले साइंटिस्ट ने बोला प्रोटोप्लाज्म को। नाउ ऑल लिविंग बीइंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अब जितनी भी लिविंग बीइंग्स है जी, देखो भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत टाइप के हैं, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, बुफेलो, कैटल, स्नेक, सारे ही लिविंग थिंग्स है। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गई, एल्गे हो गई, सारे ही लिविंग बीइंग्स हैं ये, है ना। लेकिन सारे दिखते तो अलग अलग है ना, सारे अलग अलग दिखते हैं। अब आपको तो लगता होगा कि सारे अलग अलग दिखते हैं, सबके अंदर अलग अलग सिस्टम होगा, लगता होगा कि हम में जो है फ्रॉग में नहीं होगा, राइट, ऐसा लगता होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, राइट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब में कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, सेम है ना। तो अब क्या कॉमन है, क्या सेम है, वो हमें स्टडी करना है। नंबर वन, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं सबकी एक डेफिनाइट शेप एंड साइज होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी शेप एंड साइज डेफिनाइट होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनडेफिनाइट होगा या डेफिनाइट होगा, तो आपको आंसर करना है कि डेफिनाइट होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अब मैंने बताया था आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सेल और ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन में होगी, वही ह्यूमन में पहले सेल आएंगे, फिर टिश्यू आएंगे, फिर टिश्यू सिस्टम आएगा, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, ऐसा नहीं है। ये मैंने ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया है, जिसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होगी सबके सब में ऐसे ही होगी। जिसमें ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, लेकिन मेनली मेनली ये हम ह्यूमंस में, एनिमल्स में होता है, राइट, प्लांट्स में भी होता है। लेकिन बैक्टीरिया बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा है। तो इसलिए बैक्टीरिया में तो ऑर्गन नहीं होंगे भाई, एक छोटा सा ही है, वो माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं हम उसको, तो इतना स्मॉल साइज है बैक्टीरिया का। सो
बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल है। बैक्टीरिया में कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ऐसा मत बोल देना कि बैक्टीरिया में लंग्स हैं, हार्ट है। दिस इज नॉट ट्रू। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है। ओके, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, सिर्फ एक ही सेल होता है, एक कोशिका होती है। ओके, so the living organism have simple to complex level of organization। अब ये simple to complex level क्यों लिखा है इन्होंने? simple का मतलब कि उनकी और कुछ ऐसे organisms हैं जिनकी organization बहुत simple होती है। जैसे बैक्टीरिया है, बहुत simple है, बस एक सेल है ना, बहुत simple। लेकिन जैसे ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, वो हम तो सिंपल नहीं हो ही नहीं सकते भाई। ह्यूमन कैसे सिंपल हो जाएंगे, है ना? तो ह्यूमंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, है ना, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो ह्यूमन में क्या होता है कि इनमें सेल होंगे, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, इतनी सारी चीजें होंगी, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया इज सिंपल, है ना? तो उन्होंने बोला है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है लिविंग बींग्स में। सम आर वेरी सिंपल, कुछ तो बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ सेल है, एक सेलुलर लेवल बोलते हैं। सेलुलर लेवल उस लेवल को बोलते हैं जिसमें एक सेल होता है बस, है ना, या एक से ज्यादा सेल होता है और टिश्यू नहीं होता, है ना। वेरएज अदर हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, समझ आ गया? अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने बोला कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सेलुलर है। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं, राइट। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से बने हैं। तो सेल जहां भी आ जाए उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल, है ना, सेलुलर लेवल। अब हमारे अंदर भी सेल्स हैं, ह्यूमंस में भी सेल हैं, तो हमारा भी सेलुलर लेवल है। बट हमें सेल्स के अलावा टिश्यू भी, सॉरी, जो हमारे सेल्स हैं वो टिश्यू में भी अरेंज्ड एंड देन ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो ऐसे ना हमारे अंदर तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बट बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ सेल है, तो उसके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल है। प्रोटोप्लाज्म, ऑल द लिविंग सेल हैव सेमी फ्लूइड कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था आपको, जितने भी सेल हैं सब में एक फ्लूइड भरी हुई है, एक जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है, उसको ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। और ये सारे लिविंग बींग्स में होती है। इसका कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल सिस्टम, इसका नेचर कोलॉइडल होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स सस्पेंडेड मिलेंगे इसमें। एंड वेयर ऑल वाइटल एक्टिविटीज टेक प्लेस। अब आपसे क्या पूछा जाएगा पेपर में? आपसे पूछेंगे कि लोकेशन ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आपको मेंशन करना है प्रोटोप्लाज्म, है ना। और अगर प्रोटोप्लाज्म ना दिया हो तो सेल सेलेक्ट कर देना, राइट। तो सेल या प्रोटोप्लाज्म बोलना है आपको। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म में क्या रहता है? मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग इन अ सेल फॉर लाइफ इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उन सारी रिएक्शंस को बोलते हैं जो कि एक सेल में होती हैं, राइट, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अब मैं आपको बताऊं तो दो टाइप का होता है, राइट। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दो टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं कट करना, एनाबॉलिज्म को बोलते हैं ऐड करना, राइट। सिंपल अगर आपको मैं समझाऊं इनका मीनिंग, तो मेटाबॉलिज्म का अगर मीनिंग बताऊं तो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हमारी सेल में होती हैं सबके सम टोटल को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, याद रख लेना। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जितनी भी केमिकल रिएक्शन सेल में होंगी उनको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब केमिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, ये एक मेटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन हो गई, एक मेटाबॉलिज्म है। फर्मेंटेशन हो गई, इथेनॉल बनती है, ये एक मेटाबॉलिज्म है। और क्या है, और क्या है, याद करने की कोशिश करो। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी मिलती है, ये सब मेटाबॉलिज्म है, राइट। ये सारा कुछ मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म में कुछ बनता है नया, तो कुछ चीजें टूटती भी हैं, कुछ नई चीजें बनती हैं, तो ब्रेक डाउन भी होता है चीजों का और सिंथेसिस भी होती है, कुछ नई चीजें बनती भी हैं। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? चीजें छोटे छोटे पार्ट्स में कट होंगी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपल बनेंगी। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा? एनाबॉल उसमें तो कट होगी,
एनाबोलिज्म में क्या होगा, ऐड होंगी, राइट, कुछ चीजें ऐड होंगी और नई चीज बनेगी, है ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में बनता है ना, और किस में बनता है, ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, है ना, ये एनाबोलिज्म है। और कैटाबोलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, दिस इज कैटाबोलिज्म। तो ये मैंने एग्जांपल्स बताए हैं इन प्रोसेस के आपको, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे शो ग्रोथ इन देयर साइज। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स की। नो मैटर आप किसकी बात कर रहे हो, आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, आप फ्रॉग की बात कर रहे हो, बटरफ्लाई की बात कर रहे हो, प्लांट की बात कर रहे हो, ह्यूमन की बात कर रहे हो, सब में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको ग्रोथ का तो सबको पता है, राइट, बॉडी के सेल इंक्रीज होना, मास इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना इज ग्रोथ। जो न्यू वर्ड यहाँ पे आया वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट में मतलब उस हम लाइफ में ना डिफरेंट स्टेजेस से होके हमारी ग्रोथ होती है, राइट। जैसे पहले हम एम्ब्रियो थे, फीटस, देन अडल्ट, ऐसे बहुत सारी प्यूबर्टी आई, ऐसे बहुत सारी स्टेजेस आती है हमारी लाइफ में, राइट। ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं, जैसे फ्रॉग में जब फ्रॉग छोटा होता है तो उसको लार्वा बोलते हैं, फिर बड़ा अडल्ट फ्रॉग बनता है उससे। तो ऐसे ना सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस आती है, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, राइट। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, राइट, सेम तो नहीं रहते ना, हम चेंज आता है हमें, तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट, है ना, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डेवलपमेंट। ओके, मूवमेंट्स, सारे एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। और इस प्रोसेस को हम बायो में ऐसे, इंग्लिश में तो मूवमेंट बोल देते हैं, बायो में क्या बोलेंगे, बायो में बोलेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर अगर हम चल के जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस हम कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, उसको बोलेंगे लोकोमोशन। अब मैं अपना ऐसे हाथ हिला रही हूँ बस सिर्फ, है ना, हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये बस एक मूवमेंट है। देख अब मेरा हाथ यहाँ पे था, ऐसे मैंने मूव किया, है ना, ये एक मूवमेंट है। मैं, मेरी जगह तो चेंज नहीं हुई ना, मेरा प्लेस तो चेंज नहीं हुआ इससे, मैं अभी भी यहीं बैठी हूँ, क्लास पढ़ा रही हूँ, पहले भी मैं क्लास पढ़ा रही थी इधर बैठ के, तो ऐसे हैंड मूवमेंट से तो मेरी जगह चेंज नहीं हुई, है ना। लेकिन अगर मैं उठ के यहाँ से चली जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। अब आपको पता होना चाहिए कि लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो लोकोमोशन इज when animals move from one place to another, this is locomotion. In plant and fixed animal like sponges, movement is seen only in their body part. अब प्लांट का कभी किसी ने देखा है प्लांट को चलते हुए, एनिमेशंस मूवी में तो देखा होगा सबने, है ना, ऐसे देखा है प्लांट चल पड़े, हॉरर मूवी में होता है ना, ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो नहीं देखा होगा ना किसी ने कि प्लांट मूव कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा भाई। प्लांट कभी मूव नहीं करते, वो जहां लग गए वहीं लगे रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह नहीं चेंज करेंगे, राइट। तो वो लोकोमोशन नहीं शो करते। पूछा जा सकता है आपसे, सिर्फ एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, मेनली प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते, सिर्फ उनके बॉडी पार्ट मूव करेंगे। बॉडी पार्ट क्या है प्लांट के, स्टेम हो गया, लीफ हो गए, ब्रांचेज हो गए, हवा चलेगी तो मूव करते हैं ब्रांचेज, है ना, तो उनमें मूवमेंट होगी, बट प्लांट में नहीं होगी। पूरा प्लांट नहीं चल के जाएगा कहीं पे, एक ही जगह रहेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बेंडिंग ऑफ रूट एंड शूट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। हाँ, अब ये जरूर है कि बाहर चेंज हो गए एनवायरनमेंट में, तेज तूफान आ गया, हवाएं चल पड़ी, तो उस केस में जैसे हवा जिस साइड से चलेगी उसी साइड ऐसे बेंड हो जाता है ना, ऐसे हो जाएगा। देन एक जगह सनलाइट आ रही है, एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से सनलाइट नहीं मिल रही प्लांट को, तो वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। प्लांट बहुत ज्यादा भारी हो गया, बहुत ज्यादा प्लांट की ग्रोथ हो गई, तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ झुक जाएगा, ऐसे ना। तो ये सब चीजें होती हैं प्लांट में। ओपनिंग ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। अब बर्ड्स ओपन होते हैं, है ना, जर्मिनेशन के टाइम पे बर्ड्स ओपन होंगे, तो वो भी एक मूवमेंट है ना। रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई। अब रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई क्या होता है,
विजिबल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। बाहर से हमें कोई स्टिमुलस मिला, उसके लिए हमने रिस्पॉन्स दिया, इसको बोलते हैं स्टिमुलाई, है ना। जैसे एक्सीडेंटली मैं चाय पी रही थी, मुझे नहीं पता था चाय गर्म है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे उस पे ऐसे उठाने के लिए जैसे मैंने होल्ड करा कप को, तो मुझे लगी गरम, है ना। तो मैंने एकदम से अपना हाथ हटाया, है ना। या फिर कोई गरम प्लेट मैंने टच करी गरम प्लेट, तो गरम लगेगी, है ना। हम सेंस करेंगे, तो हाथ हटाएंगे एकदम से, तो इसको ही बोलते हैं रिस्पॉन्स। और वो जो गरम लगी हमें, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो हमें स्टिमुलस मिला कि ये तो हॉट है, गरम है, हाथ जल जाएगा, हाथ हटा लो, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ऐसे ही प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट में क्या होगा भाई, मुझे यहाँ से सनलाइट मिल रही है, ये मेरे लिए स्टिमुलस है, मैं इसकी तरफ ग्रो करूंगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं प्लांट के लिए भी। ओके, नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है अब हमारी बॉडी में, है ना। खाते हैं हम, खाते इतना है, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी में। सेल में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी हटाने के लिए हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म के टाइम बनता है ये वेस्ट, और उस वेस्ट को हटाने के लिए हमारी बॉडी में एक लाइफ प्रोसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक्सक्रीशन आपको सिलेक्ट करना है, राइट ऑप्शन इज एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब मैं जो बताऊंगी ना वो सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या यूटिलाइज करते हैं और क्या हम बाहर निकालते हैं, है ना। रेस्पिरेशन, मैं आपको रेस्पिरेशन बता देती हूँ अपने वर्ड्स में, ताकि आपको याद रहे। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो हम इनटेक करेंगे, अंदर लेंगे, है ना, कंज्यूम करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, बाहर निकाल देंगे। तो ये बाहर निकाल दी, ये अंदर ली, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, फंडा क्लियर हो गया। दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन, यही ट्रिक थी एक। रेस्पिरेशन में आपको इतना ही याद रखना है, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, लेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे टू ब्रीदिंग। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, है ना, यही होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अब ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, हमारी बॉडी को क्यों ऑक्सीजन चाहिए, कभी सोचा है ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जो भी खाना हम खाते हैं ना, जितना भी हम ठूसते हैं पूरे दिन, हम खाते रहते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट भी करती है, और डाइजेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वरना खाना नहीं टूटेगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होंगी सेल में, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जैसे खाना ब्रेक डाउन करेंगे हम खाने का, तो उससे ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बनती रहेगी, फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है बॉडी से, वरना तो वो टॉक्सिक है हमारे लिए, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, ताकि ऑक्सीडेशन कर दें फूड की। अब जो फूड को हम ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रट्टा मारने से अच्छा है, क्रैम करने से अच्छा है कि आप ये समझ के याद रखो, तो याद रहेगी बायोलॉजी, है ना। ओके, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। बस सीधा ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रेस्पिरेशन के टाइम पे इनटेक किसका होता है, और बाहर हम कौन सी गैस निकालते हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता होना चाहिए इतना तो। न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन क्या होता है, आजकल तो बहुत सुनते हैं हम न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, है ना, सारी जगह। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड से हम जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, राइट। और क्या, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन्स हो गए, हमें मिनरल्स
चाहिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, है ना? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड को उनके एनवायरनमेंट से, बाहर से खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि उनको न्यूट्रिशन, यही प्रोसेस है न्यूट्रिशन की। बाहर से खाना खाना इज न्यूट्रिशन, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, है ना? फिर रिप्रोडक्शन आ जाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इटसेल्फ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को अगर बनाए रखना है, लाइफ की कंटिन्यूटी अगर रखनी है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि हमारे जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स, हम जैसे हमें हमारे जैसे और नए बनाना, है ना? तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, है ना? न्यू सन डॉटर प्रोड्यूस करना, दिस इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट, जितने बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, राइट, है ना? एक ही सेल होता है बैक्टीरिया में। अब ये बैक्टीरिया डिवाइड, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा, जो भी बोलो, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन, और खुद जैसे दो और बना लेगा, है ना? तो ये होती है रिप्रोडक्शन की, एक से दो बने सेम, है ना? सो दिस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, वरना तो हम खत्म हो जाएंगे एक दिन। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो हम खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम लुप्त हो जाएंगे यहाँ से, है ना? तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये पूछा जा सकता है आपसे, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी में ही होता है कि जितना भी डीएनए होता है हमारा, हम में जो डीएनए है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, हमारे पेरेंट्स को उनका डीएनए ग्रैंड पेरेंट्स से मिला था। तो जब रिप्रोडक्शन होते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट्स की बॉडी से डीएनए जाता है डॉटर सन के बॉडी में, है ना, ऑफस्प्रिंग की बॉडी में। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, है ना? वन जनरेशन से अगली जनरेशन में, जैसे हमारी एक जनरेशन हो गई, हमारे पेरेंट्स की भी ऐसे एक जनरेशन थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी एक जनरेशन है, तो ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जाता है? डीएनए जाता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इज इंपॉर्टेंट, काफी टाइम क्वेश्चन आता है इस पे। होम्योस्टेसिस में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्व्स स्टेबल बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन को स्टेबल रखना इज होम्योस्टेसिस। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज होम्योस्टेसिस, है ना? ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो जाता है टेम्परेचर, गर्मियों में कुछ, सर्दियों में कुछ, ऐसा तो नहीं है। फीवर में चेंज हो जाता है, फीवर इज अबनॉर्मल कंडीशन, बट नॉर्मल कंडीशंस में तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। पीएच भी, पीएच 7 रहती है मेनली, है ना? आज के लिए दिस इज इनफ। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, है ना? सेल पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के फंक्शन पढ़ेंगे। दो टाइप के सेल पढ़ने होते हैं मेनली आपके सिलेबस में, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना होता है, यूकैरियोटिक सेल पढ़ना होता है, वो पढ़ेंगे हम। और थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल भी पढ़ ही लेंगे, है ना? ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये इंट्रोडक्शन था, आगे हम सेल पढ़ेंगे। सेल के अंदर क्या-क्या रहता है, क्या कौन-सी ऑर्गेनल होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, बोलते रहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्वेश्चन आता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू प्रिपेयर वेल।